ईरान की सड़कों पर मिसाइलों और हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने वहां के लोगों के बीच अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रदर्शनी निकाली। आधी रात के वक्त तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। हाथों में ईरान का झंडा थामे लोग नारे लगाते दिखे। इस प्रदर्शन के जरिए ईरान ने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश की। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सीज फायर के खत्म होने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा था और ईरान पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी हुई थी कि वो सीज फायर की समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे और इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में ईरान नहीं पहुंचा तो अमेरिकी फौज बमों की बारिश कर देगी, भीषण हमला किया जाएगा। हालांकि सीज फायर की समय सीमा खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले कहानी पलट गई। ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी और कोई नई डेडलाइन भी नहीं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि ट्रंप ईरान को समझौते के लिए नया प्रस्ताव बनाने के लिए और समय देना चाहते हैं। लेकिन सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने से ठीक पहले तेहरान की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। हाथों में ईरान का झंडा लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। तेहरान की सड़कें लोगों से पटी नजर आईं। हर तरफ वहां देशभक्ति के गीत और नारे सुनाई दिए। ईरान की आईआरजीसी सेना ने वहां की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और खुर्रमशाह को सड़कों पर उतारा। ट्रकों पर लादकर इन घातक मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाई गई, मिसाइलों की परेड कराई गई। मिसाइलों को ट्रकों पर लॉन्चिंग पोजीशन यानी हमले के लिए बिल्कुल तैयार स्थिति में दिखाया गया। मिसाइलों के आसपास लोग जश्न मनाते दिखे, नारे लगाते दिखे। मिसाइलों की परेड के दौरान आईआरजीसी सेना के कमांडर भी हथियारों के साथ मौजूद रहे। वहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगातार गूंजते सुनाई दिए। यह सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब 2 हफ्ते के सीज फायर की उल्टी गिनती चल रही थी। वो खत्म होने वाला था, उसकी समय सीमा खत्म हो रही थी। इस प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में ईरान की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरी। कुछ लोग तो मिसाइलों के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए, तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। माना जा रहा है ईरान ने इस प्रदर्शन के जरिए अमेरिका और इजरायल को सीधा संदेश देने की कोशिश की कि उसकी ताकत खत्म नहीं हुई है, उसके लोग उसके साथ हैं। जिन ट्रकों पर मिसाइलों को रखा गया था उन पर जंग के दौरान मारे गए सैनिकों और नेताओं की तस्वीरें लगी नजर आईं। ट्रकों को तेहरान में अलग अलग चौराहों पर रोककर नारेबाजी की गई। पूरी रात लगभग तेहरान के साथ ही ईरान के कई और शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन होते रहे और हर जगह अमेरिका और इजरायल का विरोध होता रहा। मिसाइलों के साथ ही प्रदर्शन नहीं हुए। तेहरान की सड़कों पर लगे बड़ी बड़ी होर्डिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक होर्डिंग पर एक सैनिक का हाथ दिखाई दिया जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। होर्डिंग पर फारसी भाषा में कुछ नारे लिखे नजर आए, जिनका मतलब यह बताया गया कि हॉर्मुज गलियारा हमेशा ईरान के ही नियंत्रण में रहेगा, दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस समुद्री रास्ते पर हमेशा ईरान का ही कब्जा रहेगा। तेहरान में एक इमारत की दीवार पर लगी एक दूसरी होर्डिंग पर आईआरजीसी के 2 सैनिकों को एक बड़ा सा जाल पकड़े हुए दिखाया गया। जाल में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को फंसा हुआ दिखा दिया गया, कुछ इस तरह जैसे जाल में मछलियां फंसी हो। होर्डिंग के आसपास से लोग आते जाते दिखे। तेहरान में ही लगी तीसरी होर्डिंग पर इस्लामी क्रांति के नेता और पहले सुप्रीम लीडर की तस्वीर लगी नजर आई। उनके साथ होर्डिंग पर इस जंग में मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की भी बड़ी सी तस्वीर नजर आई। कुछ लोगों को हाथों में झंडे लेकर चलते हुए दिखाया गया। एक और होर्डिंग थी, 2 लोगों को दिखाया गया। पहले शख्स अली रजा तंगसीरी, जो ईरान की आईआरजीसी सेना की नौसेना के कमांडर थे। पिछले महीने जंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दूसरे व्यक्ति जो होर्डिंग पर दिखाए गए उनको ईरान का ऐतिहासिक हीरो बताया गया, जिसे ईरान के पुराने योद्धा या स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। हर बदलते घंटे के साथ बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में लगे इन पोस्टरों की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। ईरान की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जंग फिर शुरू हुई तो उसकी तरफ से जवाब बराबर दिया जाएगा।
जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हुए 2 हफ्तों के सीज फायर को फिर और आगे बढ़ा दिया, बिना ईरान की सहमति के आगे बढ़ा दिया, बिना ईरान की सलाह लिए आगे बढ़ा दिया, बिना इस बात की जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को दी कि जब तक ईरान की तरफ से कोई एक राय बनाने वाला प्रस्ताव नहीं आ जाता तब तक सीज फायर जारी रहेगा। मतलब इस बार ट्रंप ने कोई डेडलाइन नहीं रखी, कोई समय सीमा तय नहीं की। उन्होंने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। मतलब ईरान जो कह रहा है वैसा नहीं होगा। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज तैनात रहेंगे। ईरान चाहता है, ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज गलियारा खुले, लेकिन उनके दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को रोजाना 50 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ का नुकसान हो रहा। ट्रंप के मुताबिक ईरान की सेना के पास कुछ बचा नहीं है। उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना खत्म हो चुकी है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो चुके हैं, रेडार सिस्टम खत्म हो चुके हैं, न्यूक्लियर लैब और स्टोरेज एरिया भी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया, मौजूदा हालात में ईरान एक टूटा हुआ देश बन चुका है। सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की भी तारीफ कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर बढ़ाने पर ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर बढ़ाने की गुजारिश मानकर युद्ध विराम बढ़ाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद उनका। फिर से बातचीत और नए सिरे से मसले का हल निकालने के लिए कोशिशें जारी रखने की बात कही। हालांकि शहबाज शरीफ ने यह साफ नहीं किया कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बैठक होगी भी या नहीं। ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ के सलाहकार ने युद्ध विराम बढ़ाने के ऐलान पर सवाल उठा दिए कि सीज फायर किसी काम का नहीं है। हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। उनके मुताबिक नाकेबंदी जारी रखना भी बमबारी जैसा ही है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाएगा कि अगर नाकेबंदी है तो फिर सीज फायर किस बात का। ईरान ने आशंका जताई कि युद्ध विराम बढ़ाने के पीछे भी ट्रंप की साजिश हो सकती है कि वो कोई सरप्राइज अटैक की तैयारी में हो। उधर अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सीज फायर का ऐलान होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3 अलग अलग कार्गो जहाजों पर हमले कर दिए, सामान लदे जहाजों पर हमले कर दिए। एक देश से दूसरे देश तक सामान सप्लाई करते हैं कार्गो जहाज। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान की सेना ने एक के बाद एक 3 जहाजों पर गोलियां बरसा दी। पहला हमला तो ट्रंप के सीज फायर की घोषणा के कुछ ही देर बाद कर दिया और थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर कुछ घंटे के अंतराल के बाद तीसरे जहाज को भी निशाना बनाया। ब्रिटेन की नौसेना से जुड़े यूकेएमटीओ यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी इन तीनों हमलों की पुष्टि की। ईरान ने इन हमलों के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि हॉर्मूज गलियारे पर उसी का कंट्रोल है। अमेरिका ने भले ही नाकेबंदी कर रखी हो, लेकिन वहां से किसी भी जहाज को निकलने से पहले ईरान की ही इजाजत लेनी होगी। यानी ईरान ने अमेरिका को बताने की कोशिश की कि वो चाहे जितना भी पहरा लगा दे, नाकेबंदी कर दे, लेकिन हॉर्मूज गलियारे में सिक्का उसी का चलेगा, दबदबा उसी का रहेगा। बीबीसी ने बताया कि 3 जहाजों पर हमला करने के बाद कई जहाज हमले के खतरे को देखते हुए लौटने में ही कई जहाजों ने भलाई समझी। ईरान की आईआरजीसी सेना ने पहला हमला यूरोप के देश ग्रीस के एक कंटेनर जहाज पर किया। वो हॉर्मूज गलियारे को पार करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त जहाज की लोकेशन ओमान के उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी में करीब 28 किलोमीटर दूर थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समंदर बिल्कुल शांत था। तभी आईआरजीसी के सैनिक एक छोटी नाव के जरिए जहाज के पास पहुंचे और बिना चेतावनी फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। गोलीबारी से जहाज के कंट्रोल एरिया को नुकसान पहुंचा। आईआरजीसी ने बताया कि जहाज को जिस वक्त घेरा गया उसका एआईएस सिग्नल बंद था, मतलब उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। इस हमले के थोड़ी ही देर बाद यूफोरिया नाम के जहाज की घेरेबंदी की गई। ईरान की आईआरजीसी सेना ने उस पर भी गोलियां बरसाईं। जिस वक्त आईआरजीसी के सैनिकों ने उस जहाज पर हमला किया वो फारस की खाड़ी में था, ईरान के तट से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर सऊदी अरब की तरफ से आ रहा था। गोलीबारी होते ही जहाज के कैप्टन ने उसे रोक दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर किसी तरह का जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ और उस पर सवार सभी कर्मचारी भी सुरक्षित बताए गए। ब्रिटेन की नौसेना से जुड़े यूकेएमटीओ यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दोनों हमलों की पुष्टि की और चेतावनी जारी की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गंभीर खतरे का अलर्ट जारी किया।
लेकिन 2 हमलों के बाद ईरान ने तीसरे जहाज को भी निशाना बनाया। आईआरजीसी के निशाने पर मध्य अमेरिकी देश पनामा का झंडा लगा एक जहाज था। आईआरजीसी के सैनिकों ने उस पर भी धावा बोल दिया। वो ईरान के तट से करीब 11 किलोमीटर दूर था। जहाज के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। जहाज को रुकने का आदेश दिया आईआरजीसी ने। फिर इन 3 हमलों के बाद ईरान ने जानकारी दी कि उसकी आईआरजीसी सेना ने 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया है। ईरान के मुताबिक दोनों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। अपने रेडार सिस्टम उन्होंने बंद कर दिए थे, जो नियमों का उल्लंघन है, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरी दुनिया के माथे पर फिर चिंता की लकीरें ला दी, क्योंकि यहीं से दुनिया की तेल सप्लाई कई देशों में दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई होती है और ये 2 महीने से पूरी तरह बंद है। बार बार ये बात होती है कि इसे खोला जा रहा है, फिर ये बंद होता है, फिर इस पर हमला होता है, फिर अमेरिका की नाकेबंदी होती है। अब ईरान हमले कर रहा है, ईरान का कब्जा है, अमेरिका ने भी नाकेबंदी लगा रखी है। मतलब ईरान जंग के दौरान एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का सबसे बड़ा मैदान बन गया। किसी भी तरह की बातचीत से पहले ईरान नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाने पर अड़ गया, तो अमेरिका लगातार उस पर समझौते का दबाव बनाता रहा। लेकिन हालात ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते दिखे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटेन के मीडिया में खबरें आई कि ईरान की आईआरजीसी सेना ने यह हमले बिना किसी चेतावनी के किए। अचानक आकर धावा बोला, फायरिंग कर दी, कोई रेडियो चेतावनी या सिग्नल नहीं दिया। हालांकि ईरान की मीडिया ने बताया कि आईआरजीसी की तरफ से तीनों जहाजों को पहले चेतावनी दी गई थी, उन्हें अलर्ट किया गया था, लेकिन उन जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ। मतलब ईरान का कहना है कि तीनों जहाजों पर कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने के बाद की गई। सीज फायर बढ़ाए जाने के बीच आईआरजीसी ने सख्त बयान भी जारी किया कि तनाव तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो पूरी तरह सतर्क है और अगर दुश्मन ने हमला किया तो जोरदार पलटवार किया जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों को भी कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर उनके इलाके या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया तो पूरे पश्चिम एशिया में तेल उत्पादन बंद होने की नौबत आ सकती है। तेल उत्पादन ही खाड़ी के सभी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तेल बेचकर ही वो कमाई करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर उसी पर चलती है। ईरान की धमकी उनके तेल उत्पादन के ठिकानों पर हमले की है। हालांकि ईरान ने किसी एक देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, यानी युद्ध विराम की समय सीमा भले ही बढ़ गई, लेकिन ईरान की तरफ से न तो हथियारों से हमले रुके, न ही अमेरिका पर जबानी वार थमा। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि जंग में मध्यस्थता करा रहा पाकिस्तान ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया में दावा किया गया कि पाकिस्तान सिर्फ निष्पक्षता का दिखावा कर रहा है, जबकि पर्दे के पीछे वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका के हितों को देख रहा है। ईरान के मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वो ट्रंप के आदमी हैं, उनके इशारे पर ही वो ईरान को धोखा दे रहे हैं ताकि बातचीत की टेबल पर अमेरिका का पलड़ा भारी रहे। ये पहली बार है जब ईरान के मीडिया ने आसिम मुनीर और पाकिस्तान की खुलकर आलोचना की, पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ईरान के सरकारी मीडिया ने आसिम मुनीर पर यह आरोप तब लगाए जब इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत अभी नहीं हो पा रही है। ईरान के नेताओं ने इस्लामाबाद आने से साफ इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते खुद आसिम मुनीर तेहरान गए थे। ईरान की तरफ से उन्हें एक मसौदा सौंपा गया। एक तरह से ईरान ने शर्तें अपनी आसिम मुनीर को दी थीं ताकि वो उन शर्तों को अमेरिका तक पहुंचाएं, और ईरान को लगा कि आसिम मुनीर उसकी शर्तों को, उसकी मांगों को अमेरिका तक पहुंचाएंगे, उन पर भरोसा किया। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान से लौटने के बाद आसिम मुनीर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान की शर्तों को उन्होंने अमेरिका तक पहुंचाया या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं आई। इससे ईरान को झटका लगा। आसिम मुनीर के इस कदम से ईरान का पाकिस्तान के ऊपर से भरोसा उठ गया। ईरान के मीडिया की रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उस हिसाब से कि पाकिस्तान उसे धोखा दे रहा है। वो मध्यस्थता के दौरान ईरान की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, उसकी मांगों को अमेरिका के सामने नहीं ला रहा है सही तरीके से, बल्कि वो अमेरिका की मांगों को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ दिख रहा है। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने भी एक रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कानूनी तरीके से कब्जा करने के लिए ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया। अब हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का कंट्रोल और मजबूत हो सकता है, ईरान की पकड़ और मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो कानूनी तरीके से इस पर संसद में प्रस्ताव पास करा रहा है। यानी ये समुद्री रास्ता
पहले की तरह नहीं रह जाएगा। पूरी तरह ईरान का वहां नियंत्रण होगा, उसकी मर्जी से ही वहां से जहाज गुजर सकेंगे। इसे पार करने के लिए जहाजों को ईरान के बनाए गए नियमों को मानना होगा, उसकी IRGC सेना से मंजूरी लेनी होगी। कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर किसी जहाज ने ईरान के नियमों को नहीं माना या उन्हें मानने से इनकार किया, तब उन जहाजों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ईरान क्या कदम उठा सकता है। ये सब कुछ साफ साफ शब्दों में कानून में डाला गया। नए कानून में यह भी साफ कर दिया गया कि सभी जहाजों को वहां से जाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। किन जहाजों को गुजरने दिया जाएगा, इसके लिए सख्त नियम होंगे, सभी पर वो नियम लागू होंगे। IRGC सेना नियमों को लागू करवाएगी। रिपोर्ट कहती है ईरान की संसद ने हॉर्मुज गलियारे में एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाने को मंजूरी दे दी जिससे वहां सिर्फ ईरान का ही अधिकार हो सकेगा, और नए कानून के तहत ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल वसूल सकता है। ईरान ने पहले ही इसे वसूलना शुरू भी कर दिया था। उसने नियम भी बना दिए थे कि तेल के जहाजों से, तेल टैंकरों से प्रति बैरल $1 का टोल ले लिया जाएगा। यानी अगर एक जहाज पर 1 लाख बैरल कच्चा तेल है तो $1 लाख की रकम जहाजों को चुकानी होगी। बड़े जहाज जो होते हैं वो 20 लाख बैरल के होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान से इजाजत लेनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से जुड़े जहाज तो पूरी तरह बैन ही हो सकते हैं। इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो फारस की खाड़ी से आ रहा हो या ओमान की खाड़ी से आ रहा हो। जो देश ईरान के खिलाफ हैं उनके जहाजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। कानून ऐसा बनाया जा सकता है। नए कानून में इस बात का भी प्रावधान रखने की बात सामने आई कि अगर किसी जहाज ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो क्या ईरान करेगा। नए कानून के मुताबिक ईरान उन जहाजों को जब्त कर सकता है जो उसके नियम नहीं मानेंगे। जो भी सामान होगा उसका करीब 20% तक हिस्सा जब्त किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है ईरान ने इसे पूरी तरह लागू कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, दूसरी चीजों की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, सबकी कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। एशिया और यूरोप के कई देश अपनी तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट दी कि पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ गई। उस रिपोर्ट में फारस की खाड़ी की सैटेलाइट तस्वीरें छापी गईं। खाड़ी देशों में बमबारी रुकने के बाद की तस्वीरें छापी गईं। अंतरिक्ष से ली गई उन तस्वीरों में दिखाया कि फारस की खाड़ी में कई जगहों पर कच्चा तेल फैल चुका है। जो जहाज वहां खड़े हुए हैं इतने समय से, बड़े पैमाने पर दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक कच्चा तेल फैला दिख रहा है। अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। इतना ज्यादा तेल कि कई जगहों पर समंदर का पानी काला तक नजर आया। तो CNN की रिपोर्ट में आशंका जताई गई समंदर के पानी पर कच्चा तेल जमने से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पश्चिम एशिया के करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। युद्ध के दौरान समंदर में तेल ढोने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया गया था। खासतौर पर फारस की खाड़ी में ईरान ने उन जहाजों पर हमले किए थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में थे। कई जहाजों को नुकसान पहुंचा था। तो रिपोर्ट में बताया गया कि फारस की खाड़ी में जो जहाज हमले का शिकार हुए थे उन पर लदे कच्चे तेल का रिसाव भी हुआ। वहां से निकला तेल समंदर के पानी के ऊपर फैल गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि लावान नाम के एक टापू काले रंग के घेरे में घिर गया। कच्चे तेल का रिसाव होने की वजह से उसके आसपास का पानी ही काला पड़ गया। ये फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में टापू मौजूद है। वहां से ईरान की धरती 20 किलोमीटर के आसपास है। इसी इलाके में ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी भी है। रिपोर्ट बताती है जंग के शुरुआती दिनों में इजराइल और अमेरिका ने वहां हमला किया था। रिफाइनरी पर मिसाइलें गिराई गई थी। इस वजह से न सिर्फ रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा बल्कि वहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का रिसाव भी हुआ। तो वहां से भी कच्चा तेल आ रहा है, रिफाइनरी से भी, जहाजों से भी। रिफाइनरी से वो तेल फारस की खाड़ी में फैल गया, 5 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसी तरह की घटना किश्म नाम के द्वीप के पास भी हुई थी। यह द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद सबसे बड़ा टापू है, हॉर्मुज गलियारे के एकदम मुहाने पर। CNN की रिपोर्ट बता रही है कि वहां तेल वाले कई जहाजों पर हमले हुए थे और कच्चा तेल समंदर में फैल गया। और बमबारी रुकने के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में भी वो तेल पानी के ऊपर ही दिखाई दिया, क्योंकि समंदर में जब तेल गिरता है तो कच्चा तेल गिरता है तो वो पानी में घुलता तो नहीं है, बल्कि पानी के ऊपर एक परत बना लेता है।
इसे साफ करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। कुवैत की समुद्री सीमा में भी इसी तरह की तेल की काली परत दिखाई दी सैटेलाइट तस्वीरों में, और आशंका जताई गई कि अगर लंबे वक्त तक ये तेल ऐसे ही रहा, उसे हटाया नहीं गया, तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, फारस की खाड़ी में मौजूद मछलियों को नुकसान पहुंच सकता है, वहां मौजूद पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। इंसानों के लिए भी इसे खतरनाक बताया गया, इसलिए भी क्योंकि पश्चिम एशिया के कई देश पीने के पानी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। वो समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने के लायक बनाते हैं। ये काम डीसैलिनेशन प्लांटों में किया जाता है। समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में प्लांट बदलते हैं, पीने लायक बनाते हैं। फारस की खाड़ी का पानी भी डीसैलिनेशन प्लांटों में जाता है। पश्चिम एशिया की करीब 10 करोड़ आबादी को इन्हीं प्लांटों से पानी दिया जाता है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर कच्चे तेल वाला समंदर का पानी डीसैलिनेशन प्लांटों तक पहुंचा तो प्लांट ही खराब हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, क्योंकि उन प्लांटों को खारे पानी को साफ करने के लिए बनाया गया है। अगर उसमें तेल आ जाए तो वो प्लांट को खराब कर सकता है। रिपोर्ट है, अगर डीसैलिनेशन प्लांट बंद हो गए तो पश्चिम एशिया के करीब 10 करोड़ लोगों पर पानी का संकट खड़ा हो सकता है। उधर खबर है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बाद भी ईरान के कई तेल टैंकर हॉर्मूज गलियारे को पार करने में सफल रहे। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नाकेबंदी के बाद भी ईरान के कई तेल टैंकर हॉर्मूज गलियारे को पार कर गए। ईरान के जहाजों ने अमेरिकी सेना को चकमा देने के लिए अपनी पहचान छिपाई। खबर है कि इस हफ्ते ईरान के 2 तेल टैंकर फारस की खाड़ी की तरफ से आए और अमेरिकी नाकेबंदी से बचकर निकल गए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 3,300 से ज्यादा और लेबनान में करीब 2,300 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में 23 और खाड़ी देशों में 12 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इजराइल के 15 और अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुबह लेबनान और इजराइल के राजदूतों की अहम बैठक होगी। 2 हफ्तों में दोनों पक्षों की ये दूसरी मुलाकात होगी। पहले हुई मुलाकात के बाद लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया था। इस बार की बैठक में युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव में झंडा फहराते इजराइल के सैनिकों का एक वीडियो जारी किया। झंडा फहराने के बाद वो सैनिक वहां इजराइल का राष्ट्रगान भी गाते नजर आए। ईरान का आरोप है कि इजरायली सेना ने लेबनान के उस गांव को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। इधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका की मिसाइलों का स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। 40 दिन की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार भी लगभग खाली हो चुके हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने जमकर हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, मिसाइलों की खेप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में झोंक दिया। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने इस जंग में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल कर ली, उतनी मिसाइलें दोबारा बनाने में उसे 5 साल लग सकते हैं, 60 महीने लग सकते हैं। हालांकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत पहले की ही तरह बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के मिसाइल भंडार बेहद तेजी से खाली हुआ है। इतनी तेजी से कि महज 40 दिन में कई मिसाइलों का स्टॉक घटकर आधा हो गया। 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था अमेरिका ने, जंग शुरू की थी। दोनों देशों ने मिलकर युद्ध के पहले ही दिन सैकड़ों मिसाइलें बरसा दी थी। तेहरान समेत ईरान के लगभग हर हिस्से को दहला दिया गया था। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। 1500 किलोमीटर तक वार करने वाली टॉमाहॉक मिसाइलें भी थी। इस बीच जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी काम पर लगाना पड़ा, उन्हें भी जंग के मैदान में उतारना पड़ा। इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करती हैं, उसके ड्रोन हमलों को हवा में मार गिराती हैं, मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं, इंटरसेप्ट कर लेती हैं। इसलिए वो इंटरसेप्टर मिसाइलें हेलीकॉप्टरों को, लड़ाकू विमानों से होने वाले हमलों को नाकाम करती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराती हैं। तो 7 हफ्ते की जंग में अमेरिका की करीब 50% इंटरसेप्टर मिसाइलें खप गईं, रिपोर्ट कह रही है। पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक आधा हो गया। पेट्रियट भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मिसाइलें भी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। थार्ड भी एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड मिसाइलों का स्टॉक भी आधा हो गया, कह रही है रिपोर्ट। जबकि इन दोनों ही मिसाइलों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है, कवच माना जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में लगती हैं, आसमान में 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक हमला कर सकती हैं, दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिरा सकती हैं, ज़मीन पर ला सकती हैं। तो रिपोर्ट की कहती है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों के
गोदाम ही सूने नहीं हुए बल्कि अटैक करने वाली मिसाइलों का जखीरा भी घट गया है, 45% तक कम हो गया है। मतलब अमेरिका के हथियार गोदामों में अगर 1 लाख अटैक मिसाइलें थी तो उनकी संख्या घटकर 55,000 आ गई है। CNN की रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिका की PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल के स्टॉक में 45% की कमी आ चुकी है। टॉमाहॉक मिसाइलों का भी लगभग 1/3 हिस्सा इस जंग में अमेरिका खर्च कर चुका है। हालांकि मिसाइल भंडार में आई इस कमी को भरने का काम तेज कर दिया गया, यह भी रिपोर्ट में बताया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हथियार बनाने वाली कई कंपनियों के साथ नए समझौते किए, उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कह दिया, मिसाइलों की नई खेप बनाने के लिए कह दिया। हालांकि युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की कंपनियां जिस रफ्तार से मिसाइलों का उत्पादन करती हैं, अगर वो उसी रफ्तार से मिसाइलें बनाती रहीं तो खाली हुए गोदामों को फिर से भरने में 3 साल से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। यानी जो मिसाइलें करीब 1 महीने में खर्च कर दी गई, उन्हें बनाने में 60 महीने लगेंगे। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका के मिसाइल स्टॉक में आई ये कमी लंबे वक्त तक बनी रही तो अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है। जबकि ट्रंप का दावा है ईरान जंग में अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। अमेरिका के सैनिक और उसके हथियार हर तरह के हालात के लिए तैयार खड़े हैं। एक रोज पहले ही ट्रंप ने यह भी बताया था कि सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हथियार भंडारों को फिर से भरने के लिए किया है। उनका कहना है अमेरिका की सैन्य शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उधर अमेरिका के ही अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उसमें खबर दी गई कि पहला सीज फायर खत्म भी हो चुका है, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला है। उसने ट्रंप को बेवकूफ बनाया है, अपने मकसद से वो पीछे नहीं हटा है। उसने हॉर्मूज गलियारे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह से ट्रंप की आलोचना की गई। इस मामले में ट्रंप की नीति सफल नहीं रही, ये लिखा गया। ईरान ने ट्रंप को कमजोर बना दिया। तो इस लेख को पढ़कर ट्रंप आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पूरे अखबार पर निशाना साध दिया, सोशल मीडिया पर लिख दिया कि यह अखबार अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य एलियट कॉफमैन ने यह लेख लिखा था अखबार के। ट्रंप ने उनके लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर दिया, उन्हें लेकर गहरी नाराजगी जता दी। आलोचना पर वो भड़क गए, एक एक करके अपने फैसले गिनवाने लग गए, अपनी उपलब्धियां गिनवाने लग गए। ईरान को लेकर उन्होंने जो कुछ भी किया उसका जिक्र करने लग गए। ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान की मर्जी वहां नहीं चल रही है। अमेरिका के इस कंट्रोल की वजह से ही ईरान को रोजाना भारी नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान को रोजाना $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ का घाटा हो रहा है। उनकी रणनीति की वजह से ही ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका की सेना ने हॉर्मूज गलियारे के आसपास घेरेबंदी कर ईरान को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। वो लड़ने की हालत में नहीं है, वो समझौता करने के लिए अपील कर रहा है, वो बातचीत करने के लिए अपील कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया उनके लिए गए फैसलों के कारण ही ईरान कभी भी परमाणु हथियार अब नहीं बना सकता। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिका की पूर्व सरकारों को भी आड़े हाथ ले लिया। अखबार को जवाब देते हुए बराक ओबामा का नाम लिया, पूर्व राष्ट्रपति का, उन पर हमला किया, नाम लेकर हमला किया कि ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान ईरान की आर्थिक मदद की थी। $170 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 15,000 करोड़ रुपए ईरान को तब दिए थे। उन पैसों का इस्तेमाल ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर लिया, लेकिन उनकी सरकार ने यह सब कुछ बंद करवा दिया। ईरान को इतना कमजोर कर दिया कि वो कभी भी अमेरिका के लिए खतरा अब नहीं बन सकता। ट्रंप ने खुद को सख्त नेता के तौर पर पेश किया। इधर संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने युद्ध विराम बढ़ाने के अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे तनाव कम करने और कूटनीति के लिए अहम कदम बताया। एंटोनियो गुतरेस ने अमेरिका और ईरान से बातचीत कर जंग खत्म करने की अपील की। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर चर्चा की। चीन में शुरू हुए 2026 एशियन बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में ईरानी खिलाड़ियों ने अपने देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में ईरान के सभी खिलाड़ी बेहद भावुक नजर आए। यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन लुफ्थांसा ने बताया कि ईरान युद्ध की वजह से उसे 20,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी।
करीब 2 महीनों की जंग के दौरान बढ़ी ईंधन कीमतों की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। कंपनी ने बताया कि जेट फ्यूल की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद से दुगनी हो चुकी हैं, जिसका असर उसके कारोबार पर पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लोगों ने पथराव कर दिया। आरोप है कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई और बवाल हो गया, हालात बिगड़ गए। पथराव की वजह से समाजवादी पार्टी के कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों के सिर तक फट गए। हालांकि किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन इसके बाद भी वहां तनाव बना रहा। पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां संदिग्ध हालात में एक लड़की की मौत हो गई थी। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके में कटारिया गांव है। उसी गांव में रहने वाली एक लड़की का शव 15 अप्रैल को नदी से मिला था। इस मामले में पुलिस ने लड़की के एक दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंच गया, लेकिन गांव वालों ने प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया। ग्राम प्रधान की अगुवाई में गांव के लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया और बहस होने लगी। हाथापाई तक नौबत आ गई। पुलिस वाले पहुंचे, लोगों को समझाने में जुटे रहे, लोगों को शांत कराते रहे, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई और अगले पल लोगों ने फिर पथराव शुरू कर दिया। पथराव हुआ तो हालात ज्यादा बिगड़ गए। जान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस के लोग भी अपना सिर बचाते नजर आए। जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिप गया। गांव वालों का गुस्सा इस पर भी शांत नहीं हुआ। वो लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों पर पथराव करते रहे, उन्हें गालियां देते रहे। लोग पुलिस के सामने ईंट पत्थरों की बारिश करते रहे। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस के जवान भी पीछे हट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों को रोकें या फिर खुद को बचाएं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पत्थर चलाए जा रहे थे। तभी एक पत्थर पुलिस के एक अधिकारी के सिर पर लग गया। अधिकारी जमीन पर गिर पड़े, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। बाद में पुलिस के लोग उन्हें वहां से दूर ले गए। काफी देर तक हालात जस के तस बने रहे। आसमान से पत्थर बरसते रहे, हंगामा होता रहा, बवाल होता रहा। पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन उनकी बातों का किसी पर कोई असर होता नहीं दिखा। हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस अधिकारियों के लाख समझाने और मनाने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रहे थे। जिद पर अड़े हुए थे कि गांव की सीमा से समाजवादी पार्टी के लोग बाहर चले जाएं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे और वो भी जिद पर अड़ गए थे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से जाने के लिए कहते रहे, बार बार ये कहते रहे कि गांव से वो निकल जाएं। उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस उन्हें रोकती रही, उन्हें पीछे हटाती रही, लेकिन गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ। हम पक्का विवाद हो जाएगा। तो गांव के सारे लोग विरोध कर रहे थे या गांव के कुछ लोग विरोध कर रहे थे, ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनकी संख्या भी अच्छी खासी दिख रही थी। मारपीट शुरू हो गई, लोगों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया गया। पुलिस के लोग उन्हें बचाने में जुटे रहे, लेकिन गांव वालों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। कोई घूंसा मारता दिखा, कोई लात चलाता नजर आया, एक आदमी चप्पल से उनकी पिटाई करता रहा। देखकर ऐसा लगा कि वो गांव वाले जो वहां पहुंचे थे वो उस व्यक्ति की जान ही ले लेंगे। बाद में किसी तरह पुलिस ने उन विरोध कर रहे गांव वालों को समझा बुझाकर शांत किया। गांव में बवाल नहीं करने की अपील की गई, लेकिन वो जो विरोध कर रहे थे वो गांव वाले इस बात पर अड़े रहे कि भीड़ तभी हटेगी जब समाजवादी पार्टी के लोग गांव से चले जाएंगे। तो इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे ना, आप दोनों तरफ खड़े कर रखे कैसे जाएंगे? इनकी भीड़ कैसे रुकेगी? मैं वो रुकवाऊंगा।
अच्छा ठीक है रिकॉर्डिंग है ना रिकॉर्डिंग 15 नहीं 20 अब हटवा रहा है। मैं हटवाने के लिए तैयार हूँ प्रशासन से भीड़। मैं कह रहा हूँ कि 20 सभी लोग को हटा के 20 लोगों की टीम वहाँ बना के रखे और मैं एक आदमी रोड पर नहीं दिखेगा। लेकिन जब तक इतनी भीड़ रहेगी तब तक यहाँ से एक आदमी नहीं हटेगा। उनकी भीड़ हटवा के 20 आदमी बैठा दे, यहाँ एक आदमी रहेगा। पथराव की चपेट में आकर समाजवादी पार्टी के कई लोग घायल हो गए। पत्थर लगने से पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा का सिर फट गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और पुलिस से पथराव में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की अपील की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के लोग वहां से नहीं गए। गांव के बाहर वो धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि गांव का माहौल न बिगड़े, हालात सामान्य बने रहें। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले जिस लड़की का शव नदी से मिला था उसकी डूबने से मौत हुई थी। उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने जानकारी दी कि 16 साल की वो लड़की गांव में रहने वाले एक लड़के के संपर्क में थी। दोनों के बीच दोस्ती थी, उनके बीच घंटों बातें होती थी। जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, लड़का लड़की काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने लड़की को एक फोन दिया था, उससे ही दोनों संपर्क में रहते थे। पुलिस ने दावा किया जांच के दौरान कुछ सीसीटीवी वीडियो मिले, उनमें वो लड़की नदी की तरफ जाती दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उसका शव नदी से मिला था। नदी की तरफ 2 कैमरा भी मिले हमको सीसीटीवी, जिसमें लड़की अकेले नदी की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो करंडा वाला हमारा पुल है। लड़की के पिता ने हत्या की आशंका जताई थी। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। यह पता लगाने में जुटी है पुलिस के मुताबिक कि लड़की की हत्या हुई थी या उसने खुदकुशी की थी। इधर दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में, दक्षिण दिल्ली में, एक आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। घर के अंदर घुसकर दिन दहाड़े सुबह के वक्त बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया। परिवार ने आशंका जताई कि उनकी बेटी को मारने से पहले उसका रेप किया गया, बाद में गला घोंटकर उसकी जान ली गई। मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटा गया। इससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई, क्योंकि घर में घुसकर जिस तरह से लड़की को मारा गया, लड़की की हत्या की गई, उसने लोगों को हिलाकर रख दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लड़की से कोई बदला निकाला गया ऐसा लगता है। जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त घर में कोई नहीं था। आईआरएस अधिकारी की उस बेटी के घर में वो बेटी घर में अकेली थी। लड़की के पिता और मां मॉर्निंग वॉक पर गए थे और इसी का फायदा आरोपी ने शायद उठाया। वो घर में घुसा, फिर लड़की की हत्या कर दी। जो माता पिता हैं मृतक लड़की के, वो घर से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और जब उन्हें वापस आकर पता चला तब जाकर वो यहाँ से सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को लेकर गए। बेहोशी की हालत में वो थी और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की के सिर पर चोट के निशान मिले, जैसे किसी भारी चीज से हमला किया गया हो। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं लड़की का गला घोंटा गया, तो आशंका जताई गई कि मोबाइल चार्जर के तार से लड़की का गला घोंटा गया। शक है कि आरोपी कोई जानने वाला हो सकता है। घर के बारे में उसे सब कुछ पता था, ऐसा लग रहा है पुलिस को। छोटी से छोटी बात को जानता था, किस वक्त घर पर कौन रहता है, किस वक्त कौन नहीं होता है, हर एक चीज उसे पता थी, ऐसा लग रहा है। गले में यूएसबी जो वायर होती है मोबाइल चार्जर की, वो लिपटी हुई थी, यानी गला घोंटा गया था। सिर पर चोट के निशान थे। सेक्सुअल असॉल्ट की यहाँ पर पुष्टि होनी है, क्योंकि इस तरह के आरोप भी परिवार ने लगाए हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, गलत काम किया गया है उनकी बेटी के साथ। परिवार ने हत्या का शक घर के एक पूर्व नौकर पर जताया और उसका नाम राहुल बताया। सूत्र बताते हैं 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उस पर घर का सामान लाने के दौरान पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इस हत्या के पीछे जो शक जताया जा रहा है वो पूर्व नौकर पर जताया जा रहा है, क्योंकि ये पुराना नौकर जो तकरीबन 1 महीने पहले तक यहाँ पर काम करता था, उसको निकाल दिया गया था 1 महीने पहले। और पुलिस सूत्र भी ये शक जता रहे हैं कि बदला लेने के लिए नौकर ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी को ढूंढा जा रहा है। एक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आसपास के कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें आरोपी नौकर घर के पास से जाता दिखाई दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर
महाराष्ट्र में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि मराठी भाषा नहीं जानने वाले टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। टैक्सी चलाने वाले जो ड्राइवर मराठी नहीं जानते हैं उनका लाइसेंस 1 मई से रद्द हो सकता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर मराठी नहीं जानते हैं उनका लाइसेंस 1 मई से रद्द हो सकता है। वो लोग अपनी टैक्सी नहीं चला पाएंगे, अपना ऑटो रिक्शा नहीं चला पाएंगे। सरकार ने साफ कर दिया सभी ड्राइवरों को मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा बोलनी चाहिए, मराठी भाषा लिखनी भी आनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो राज्य में अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1 मई से यह नियम लागू हो जाएगा। उन ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले सभी ड्राइवरों पर नियम लागू होगा, टैक्सी चलाने वाले सभी ड्राइवरों पर नियम लागू होगा। लेकिन इस आदेश पर ड्राइवरों ने आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह फैसला मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन कैब बुक कराने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। उनका काम मोबाइल फोन से ही चल जाता है, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। फैसले से उनको फायदा होगा। ये पूरे गैर कानूनी तरीके से बाइक टैक्सी आज चालू है। परिवहन विभाग कुछ नहीं बोल रहा है। परिवहन विभाग परिवहन मंत्री के शय में ये बाइक टैक्सी चालू है क्योंकि उनको जो जितने अमीर कंपनियां हैं उनको सपोर्ट करना है। तो उन्होंने दलील दी कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में ज्यादातर ड्राइवर उत्तर भारत के राज्यों से हैं। लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ड्राइवरों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो वो 4 मई से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे, पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इधर सीबीआई ने दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को सीबीआई ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपों के मुताबिक द्वारका थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने एक व्यक्ति पर झूठा केस बनाया था और कार्रवाई से बचाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान रॉबिन नाम का शूटर गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वो फरार हो गया था। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस बेकाबू होकर शोरूम में घुस गई। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, इस वजह से ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। उधर मध्य प्रदेश के धार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। तेंदुआ जंगल से निकलकर अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया, सड़कों पर भटकने लगा, गलियों में घूमने लग गया। लोगों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी उनकी सांसें अटक गई, इधर उधर भागने लग गए, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लग गए। कुछ लोग घरों में छिप गए, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तभी उस तेंदुए ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, तेंदुए ने उन पर झपट्टा मार दिया। किसी के हाथ पर काटा, किसी के चेहरे पर पंजा मारा, किसी को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस बीच वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई, लेकिन वो तेंदुआ वन विभाग के एक कर्मचारी पर भी कूद पड़ा। अपनी जान बचाकर वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तेंदुए ने तभी उन्हें दबोच लिया, उन पर हमला कर दिया, उन्हें नोच लिया। हमले की वजह से वनकर्मी जमीन पर गिर पड़े, उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे वनकर्मी भी भागते हुए वहां पहुंच गए। हालांकि कुछ लोगों ने तेंदुए पर लाठियां बरसाईं और वनकर्मी को बचा लिया। हमले के डर से वो तेंदुआ फिर वो भाग निकला, झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने कई लोगों को घायल कर दिया। एक लड़का बुरी तरह लहूलुहान हो गया, उसकी गर्दन दबोच ली थी तेंदुए ने। उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए, उसकी गर्दन से लगातार खून बहता रहा। एक व्यक्ति उसकी गर्दन पकड़कर खड़े हो गए ताकि ज्यादा खून न बहे। गर्दन पकड़ी रखी, बाइक स्टार्ट करो बाइक। डरा देने वाली यह घटना धार के गुजरी गांव की रही। जिस लड़के पर हमला हुआ वो बुरी तरह घबराया दिखा, उसकी जान पर बनाई, उसके कपड़े भी कीचड़ से सने दिखे। उसकी हालत बिगड़ती देखकर लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। 2 और लोग तेंदुए का शिकार हुए। एक व्यक्ति तो सिर से पैर तक घायल नजर आए, इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कुछ लोग उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाते दिखे। अस्पताल में भर्ती एक और व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया था। हमले में उनके हाथ पर गहरी चोट आई। तेंदुए के हमले से पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग खौफ से भर गए। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई। इधर मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ लोगों ने एक बस के ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी, कपड़े तक फाड़ दिए। आरोप लगा कि ड्राइवर ने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिससे झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों ने बीच सड़क पर बस को रोका, बस के अंदर घुसे और उसे पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डंडों से हमला कर दिया। एक लड़के ने उनके सिर पर जोर से डंडा मार दिया। उसके साथी ने ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया। तब तक एक और लड़का बस के अंदर घुस गया। उसने भी ड्राइवर पर हमला कर दिया। बस के बाहर मौजूद कुछ और लोग खिड़की से ड्राइवर की कमीज पकड़कर खींचने लगे। ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए बस का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, लेकिन उनके पास खड़े लड़कों ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। उनकी कमीज फाड़ दी। घसीटते हुए उन्हें बस के बाहर ले गए। लात घूंसे बरसाने लगे, डंडों की बौछार कर दी। मीरा भाईंदर से ठाणे पूर्व जाते समय यह घटना हुई। आरोप लगा बस ड्राइवर ने गलत तरीके से एक बाइक सवार को ओवरटेक किया था। उन्होंने आरोप लगाया। इस बात को लेकर झड़प शुरू हुई और मारपीट तक पहुंच गई। ठाणे के गायमुख घाट इलाके में ड्राइवर को बुरी तरीके से पीट दिया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई और यह मामला सामने आया। हत्या का आरोप एक महिला पर लगा। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने घर से एक पिस्तौल भी बरामद करने का दावा किया। वहां फर्श पर एक महिला का शव नजर आया। शव के आसपास खून फैला नजर आया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंची, एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस महिला को हत्या का आरोपी बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, घर से छिपकर निकलने की कोशिश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद वो महिला रोने लगी, अपने आप को निर्दोष बताने लगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के पास धारदार हथियार था और धारदार हथियार से उसने कई हमले किए। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी महिला के पति की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया जिस महिला की हत्या हुई उनके पति के साथ आरोपी महिला के संबंध थे, ऐसा बताया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को जब्त कर लिया। घर में मिली पिस्तौल को जब्त कर लिया और इस केस की जांच में जुट गई। इधर चुनाव आयोग ने विवादास्पद बयान देने के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने खड़गे के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के नाम से महिला आरक्षण बिल पर मोहन भागवत को फर्जी चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में एक शादी समारोह के दौरान पुलिस ने बारातियों पर डंडे बरसा दिए और मारपीट की वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बारातियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। लोगों ने आरोप लगाया पुलिस ने बेवजह उनसे मारपीट की, उन पर डंडे बरसाए, हाथापाई की, महिलाओं से मारपीट की। जबकि पुलिस ने आरोप लगाया कि पहले बारातियों ने उस पर पथराव किया था। पुलिस ने दावा किया कुछ लोग नशे में थे, उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की और उस पर पत्थर फेंके, तभी पुलिस वालों की उनसे झड़प हो गई। कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी, डंडों से बारातियों की पिटाई की। लोग इधर उधर भागने लगे। जब बारातियों की पिटाई हुई तो कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वाले रुके नहीं, वो लोगों की पिटाई करते रहे। हालांकि कुछ लोग पुलिस वालों से भी मारपीट करने की कोशिश करते दिखाई दिए। चलाओ दो। क्या कर रहे हो? वीडियो करो, बनाओ। अत्याचार कर रहे हो, वीडियो लो बनाएंगे। वीडियो करो, बनाएंगे। अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। लो, अत्याचार कर रहे हैं। ये एसआई लो, ये एसआई अत्याचार कर रहा है। शादी होने से पहले ही वहां चीख पुकार मच गई। बारात पहुंचते ही जबरदस्त मारपीट हो गई। गुस्से में आए लोगों ने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, उससे गाली गलौज भी की।
पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली थी कि उन बारातियों ने कुछ लोगों से मारपीट कर ली क्योंकि उन लोगों ने तेज आवाज में गाने बजाने पर आपत्ति जताई थी। बाराती लोग शराब के नशे में थे और तेज डीजे बज रहा था और इसी बात को लेकर पड़ोसियों के द्वारा मना किया गया था। जो बाराती शराब के नशे में होने के कारण उनके साथ मारपीट किए थे। पुलिस ने आरोप लगाया वो जैसे ही बीच बचाव करने पहुंची कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया तो पुलिस वाले भड़क गए तो उन्होंने भी उन पर लाठियां बरसा दी। ये ऐसा ही अत्याचार कर रहा है। पकड़ो, ले लो। गुस्से में आए लोगों ने उनकी शिकायत करने की धमकी दी। कहा कि वो डीएसपी से उन लोगों की शिकायत करेंगे। तभी एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी के सिर पर बर्तन से हमला कर दिया। बना दो। डीएसपी के पास जाऊंगा, डीएसपी के पास। देखो ये ऐसे मार रहा है फालतू का, कोई मतलब नहीं है। मार रहा है, पुलिस नहीं है, ये पुलिस है, दारूखोर पुलिस है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दुल्हा भी पुलिस से भिड़ता दिखा। हालांकि कुछ लोग उसे पकड़कर खींचते रहे। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां से चली गई। पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों ने बारातियों की पिटाई की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर नेपाल में नई सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ कि वहां के एक और मंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने भी इस्तीफा दे दिया। वो बालेन शाह सरकार में इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री बन गए। श्रम मंत्री ने भी इससे पहले इस्तीफा दे दिया था। उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए गए थे। इसी के बाद उन्होंने 9 अप्रैल को श्रम मंत्री का पद छोड़ दिया था और इसके 2 हफ्ते बाद सुदन गुरुङ ने भी गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ने की घोषणा कर दी। सुदन गुरुङ पर आरोप है कि उनके रिश्ते एक ऐसे कारोबारी से हैं जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। काले धन को सफेद करने का आरोप है। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं और नेपाल की पुलिस और एजेंसियां इन आरोपों की जांच में जुटी हैं। लेकिन जांच के दौरान ही सुदन गुरुङ ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, लिखा कि निष्पक्ष जांच के लिए उनका पद छोड़ना जरूरी था ताकि जांच पर कोई सवाल न उठे। सुदन गुरुङ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही वो इस बात पर फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब वो बालेन शाह की सरकार में फिर शामिल होंगे या नहीं, ये जांच के बाद वो तय करेंगे। सुदन गुरुङ पिछले साल नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के बड़े चेहरों में एक रहे। कहा तो यहां तक जाता है कि जेन जी आंदोलन के पीछे उनका ही हाथ था, क्योंकि नेपाल की पिछली सरकार यानी केपी शर्मा ओली की सरकार को जिस संगठन ने घुटनों पर ला दिया था उसकी अगुवाई सुदन गुरुङ कर रहे थे। इधर दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील में पुलिस के एक ऑपरेशन के कारण 200 पर्यटक पहाड़ी की चोटी पर फंस गए। पुलिस ने पहाड़ी के पास कुछ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी। पहाड़ी के नीचे गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर पहाड़ी पर मौजूद पर्यटक थे वो घबरा गए। घंटों तक वो वहीं अटके रहे, उनकी सांसें अटकी रहीं। सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पहाड़ी पर ही रुकने के लिए कह दिया गया और काफी देर तक पर्यटक वहां पर एक तरह से कैद होकर रह गए। पहाड़ी की चोटी से नीचे नहीं उतर पाए। नीचे मुठभेड़ चल रही थी तो उन पर खतरा मंडराने लगा। गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। रियो डी जेनेरो की इस पहाड़ी पर 200 पर्यटक सूर्योदय देखने के लिए पहुंचे थे, सनराइज देखने के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी अपनी ऊंचाई और वहां से दिखने वाले खूबसूरत सूर्योदय के लिए जानी जाती है। पहाड़ी से सनराइज देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं। सुबह के वक्त जब वहां पर वो पर्यटक मौजूद थे तभी पहाड़ी के नीचे बसे इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए घेरेबंदी कर दी। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कुछ देर में मुठभेड़ होने लगी और लोग पहाड़ी पर थे। पुलिस के जवान आसमान से निगरानी करने लगे। पहाड़ी की चोटी के पास एक हेलीकॉप्टर मंडराने लग गया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया। तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान पर्यटकों के बीच अफरा तफरी मच गई। उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ही रोक दिया गया, वहां सुरक्षित रख दिया गया। कुछ घंटों के बाद पुलिस का ऑपरेशन खत्म हुआ। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पहाड़ी की चोटी पर फंसे पर्यटकों को फिर सुरक्षित नीचे उतारा गया।